तो 32 देशों के प्रतिनिधि आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और 17 जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो तमाम लोग जिनसे पहले से ही राजस्थान के व्यापारिक मोदी जी वो सभी लोग जिनके पहले से ही राजस्थान से व्यापारिक समसामयिक संबंध है वो सभी प्रतिनिधि भी आज इस कार्यक्रम का भाग बने, हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में। और अभी ये 2 दिन और ये कार्यक्रम चलने वाला है। आपको बता दें कि अलग अलग सेशंस आज आयोजित किए जाएंगे, खासतौर पर जापान और मलेशिया के डेलीगेट्स जिनके लिए राउंड टेबल आयोजित की गई है। क्या कुछ समस्याएं और क्या कुछ उसके समाधान हो सकते हैं, वो सभी समाधान और समस्याओं पर बातचीत होगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, प्रधानमंत्री का जयपुर आने के बाद इस कार्यक्रम में पहुंचना और पहुंचने के बाद जिस तरह से उन्होंने उद्बोधन दिया, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ पूरे कार्यक्रम में। क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिली और प्रधानमंत्री के वक्तव्य की बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिसके रिएक्शन भी आपको बाद में लोगों की जुबान से देखने को मिले। देखिए, बिल्कुल सौरभ, बेहद उत्साहजनक, मैं कहता हूं कि एक ऐसा उत्साहजनक उद्बोधन था जिस राजस्थान की हम चर्चा करते थे, जिस राजस्थान के बारे में हम जिक्र करते थे, उस राजस्थान को जब पीएम मोदी ने खुद ने वर्णन किया। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊंगा, कुछ तमाम मेहमान यहाँ आएंगे तो उनसे रूबरू भी होंगे शोभन। तो सौरभ, उन्होंने उस पर कहा कि किस तरह राजस्थान की समृद्ध विरासत है, कैसे यहाँ हर जिले का जो उत्पाद है वो अपनी दुनिया में खास पहचान रखता है, इसका जिक्र किया। उन्होंने यहाँ के झीलों का जिक्र किया, उन्होंने यहाँ के रेगिस्तान का जिक्र किया, यहाँ के क्षेत्रफल का जिक्र किया, यहाँ के खान पान का जिक्र किया, यहाँ की पधारो महारो देश की परंपरा का जिक्र किया और यहाँ किस तरह मनोहार करते हैं हम अपने अतिथियों का, उसका जिक्र किया। तो पूरा जो पीएम मोदी का भाषण था उसने हम जिस राजस्थान पर गर्व करते हैं, जिस कल्चर पर गर्व करते हैं, जिस परंपराओं पर गर्व करते हैं, उस थाती का उन्होंने वर्णन किया। तो तमाम जो दुनिया भर से निवेशक आए उन्होंने भी जाना कि पीएम मोदी जिस राजस्थान को लेकर इस तरह का जिक्र कर रहे हो, राजस्थान कैसा। उन्होंने ये कहा भी कि आप यहाँ आए हो तो यहाँ का खान पान देखना, यहाँ की खरीदारी करना, एक बार जरूर ये देखना कि राजस्थान में किस तरह स्वागत सत्कार किया जा सकता है। जो कहते हैं हमारा जो स्लोगन है कि पधारो म्हारो देश, वो वाकई में किस तरह धरातल पर उतरता है, कैसी उसकी समृद्ध परंपरा आज भी देश दुनिया के तमाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया। और साथ साथ उन्होंने यही बताया कि किस तरह राजस्थान क्यों इम्पोर्टेंट है निवेश के लिए और क्यों आना चाहिए निवेशकों को यहाँ के लिए। उन्होंने कहा कैसे गुजरात पड़ोसी राज्य है, उनको वो साफ मदद हो सकती है, उससे पोर्ट की मदद हो सकती है। इसके साथ ही और कुछ जो तमाम जो यहाँ विधायक है, मंत्री हुए पहुँचने वाले हैं और उनसे भी हम रूबरू होंगे सौरभ। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि एक जो पीएम मोदी के भाषण के बाद यहाँ तमाम जो निवेशक आए उनको ये लगा कि वाकई राजस्थान में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ की समृद्धशाली परंपरा से हमको परिचित होना चाहिए। और देखिए उसी का नतीजा है कि पहले साल में जो कार्यक्रम किया गया सौरभ, उसके बावजूद भी कितना उत्साह निवेशकों में देखने को मिल रहा है। 32 देश आप कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हर राज्य के कमोबेश सभी जो व्यापार जगत की नामी चीन हस्तियाँ वो शिरकत कर रही हैं। प्रवासी राजस्थानियों का तो ये मानो एक ऐसे दोबारा अपनी जन्मभूमि के प्रति एक अनुराग उमड़ रहा है, वो चाहते हैं कि वापस हम इन जड़ों से जुड़ें। और यही वजह कि अलग से प्रवासी राजस्थानियों के लिए कार्यक्रम रखा गया है। कल का जो पूरा दिन रहेगा वो प्रवासी राजस्थानियों के लिए रहेगा। उस दौरान प्रवासी राजस्थानियों से एमओयू होगा, उनसे वार्ताएं होंगी, अलग अलग संवाद होंगे, चर्चाएं होंगी, टेबल टॉक होंगे। क्योंकि ये आपने देखा होगा इस दरमियान जब सीएम भजनलाल शर्मा जहाँ भी गए, जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट को किया, वहाँ पर ये कहा उन्होंने कि आप आइए, अपनी जड़ों से जुड़िए, क्योंकि आप अपनी जड़ों से मत कटिए, क्योंकि वहाँ से आप आए हैं, वहाँ से आपकी पहचान है। और इसका असर भी देखने को मिला। और आज खुद जब पीएम मोदी के आह्वान के बाद जो वहाँ माहौल था, मैं बता देना चाहूँ सौरभ कि जब वो मंच पर पहुंचे तो मोदी के नारों से पूरा हॉल गुंजायमान हो गया। उनके पूरे उद्बोधन को बड़ी तन्मयता से सुना गया, तल्लीनता से सुना गया। राजस्थान का जिस तरह उन्होंने जिक्र किया और खासकर भजनलाल सरकार के लिए एक मैं अच्छी बात कहूँगा कि उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है कि इतने कम समय में एक बड़ा आयोजन किया है, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन साथ ही गरीब कल्याण के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जिस तरह सरकार लगातार नई नई योजनाओं के जरिए आगे बढ़ रही है। और उन्होंने एमएसएमई सेक्टर का खासकर उल्लेख किया कि एमएसएमई सेक्टर कैसे विकसित भारत की मील बन सकता है, विकसित भारत की नींव बन सकता है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। जी सौरभ। जी बिल्कुल, और लगातार अलग अलग रिएक्शन भी सामने आए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो तमाम यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए
उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी? राजस्थान में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, 3 दिन तक चर्चा होगी और किस तरह से उद्योगों को धरातल पर लाया जाएगा, इन्वेस्ट को, राजस्थान की जो विकास है उसको आगे बढ़ाया जाएगा उनके इन्वेस्ट के माध्यम से। तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी उस तमाम चीजों को लेकर? लाल सिंह। देखिए बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि इस बार बड़े जिस तरीके से राइजिंग समिट हो रहा है, पहले साल में तो होता ही रहा है, लेकिन पिछली राइजिंग समिट में जिस तरह एमओयू बहुत बड़ी संख्या में होते थे लेकिन वो जमीनी धरातल पर नहीं उतर पाते थे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। यही वजह है सोलर ऊर्जा में जितने भी एमओयू साइन हुए हैं उनको जमीन आवंटन का काम या तो हो गया है या प्रोसीजर में है, यानी कि उन एमओयू में अब ये नहीं मान सकते कि वो जमीन धरातल पर नहीं आएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम होने के दौरान बहुत से एमओयू पर तो काम जमीनी धरातल पर होना शुरू हो गया है। इसलिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ये वो क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है ताकि राजस्थान की ये जो पहचान है देश दुनिया में तो पहुंचे ही, साथ ही इनके जरिए रोजगार का सृजन हो। और आप देखो तमाम उद्योगपतियों को, सौरभ आपने सुना होगा, उनके जो उद्गार थे, उनकी जो भाषा थी राजस्थान को लेकर, वो किस तरह की थी कि आप आइए राजस्थान, आइए राजस्थान पूरी तरह निवेश के लिए तैयार है। राजस्थान में हर वो तमाम अनुकूल परिस्थितियां हैं जो एक उद्योग धंधे को पनपाने के लिए जरूरी है या जहां पर आप आकर अपने उद्योग धंधों को बढ़ा सकते हैं। तो ये उद्योगपतियों की ये विचार अपने आप में बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान में किस तरह का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, किस तरह निवेशक राजस्थान को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। और जैसे कि पीएम ने एक जिक्र किया वेडिंग डेस्टिनेशन का, कि किस तरह वेडिंग डेस्टिनेशन का हब बनता जा रहा है राजस्थान, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। तो आप देखिए राजस्थान में ऐसा क्या नहीं है कि निवेशक यहाँ ना आए, यानी कि हर वो अनुकूल परिस्थितियां आपके पास हैं जो एक निवेशक को आकर्षित कर सकती है। चाहे वो रेल नेटवर्क की बात हो, चाहे वो रोड नेटवर्क की बात हो, तभी उन्होंने जिक्र किया कि यह सब कुछ है, फार्म से लेकर फोर्ट तक है, रोड से लेकर रेलवे नेटवर्क तक है। यानी कि जो एक आवश्यकता हो सकती है आपको, एक ऐसा आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी दिया गया है जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। तो आपको दो राजधानियों को, एक आर्थिक राजधानी, एक देश की राजधानी को जोड़ने वाले मार्ग का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। तो ये वो अनुकूल परिस्थितियां हैं सौरभ, जो किसी भी निवेशक के लिए, किसी भी उद्योगपति के लिए अपना उद्योग बिल्कुल लंबे समय से आवश्यकता थी लाल सिंह की जो तमाम चीजें हैं, जो उपलब्धताएं हैं, उनको ढंग से उनका उपयोग किया जा सके और राजस्थान के विकास में वो अपनी भूमिका निभा सके। और शायद वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ है और इसके बाद देखने वाली बात होगी किस तरह से तमाम चीजें धरातल पर पहुंचती हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ सुनील यादव भी जुड़े हुए हैं। सुनील, इस समय क्योंकि अब प्रधानमंत्री का निकलने का और आगे के दौरे का उनका कार्यक्रम है, क्या कुछ तस्वीरें इस समय एयरपोर्ट की, और मैं वो चीजें भी जानना चाहूंगा जब डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे उस समय उनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं थी, और अब जो लोग यहां से वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो अभी फिलहाल क्या कुछ नजारा एयरपोर्ट पर? बिल्कुल, जो राजस्थान सरकार का जो ड्रीम इवेंट है उसकी एक सफल शुरुआत जो है, इनॉग्रेशन, वो हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शुरुआत की, उद्घाटन किया और अभी वापस स्टेट हैंगर पहुंच चुके थे कुछ देर पहले पीएम मोदी, और वहां से जो हिंडन एयरपोर्ट यूपी के लिए रवाना भी हो गए हैं एयरफोर्स के विशेष विमान से नरेंद्र मोदी। अभी हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ ही देर में जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है वो यहाँ पर आएंगे और उनका स्वागत करने, उनको रिसीव करने सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से जो लगातार डेलीगेशन आ रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी कंपनीज के जो प्रतिनिधि, जो डेलीगेशन वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर खासी जो तैयारी है वो की गई है। जिस गेट के सामने मैं खड़ा हूँ, एक बार देख लीजिए, ये स्पेशल जो गेट है ये इसीलिए बनाया है, ये ना तो अराइवल है और ना ही जो डिपार्चर गेट है, ये एक अलग से वीआईपी गेट बना हुआ है और उस पे एक सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, एक स्टैंडी आपको दिख रही होगी, राइजिंग राजस्थान वेलकम। तो यहाँ से स्वागत करते हुए ये विशेष जो गेट है ये तमाम जो डेलीगेशन है उनके लिए तैयार किया हुआ है और इसी से सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर पूरा जो राइजिंग राजस्थान की टीम जो है वो टीम यहाँ पर उनको रिसीव कर रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है राजस्थानी संस्कृति कला से भी, और साथ ही बुके भी दिया जा रहा है और यहाँ बाहर लाकर गाड़ी में बिठाकर फिर जेसीसी भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आज की इस इवेंट की पूरी बात करें, क्योंकि सहयोगी लाल सिंह जी बता रहे थे और हम देख भी रहे थे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान सरकार के इस पूरे कामकाज से जो है काफी खुश नजर आ रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये किसी सरकार की कटिबद्धता और जो प्रतिबद्धता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर वो है
तो उसी को लेकर पूरा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और खास बात पूरे जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की स्पीच में सबसे जो खास बात है वो यही निकल कर आई थी कि नई पॉलिसी जो बनी है वो क्रांतिकारी होने वाली है उद्योगपतियों के लिए और राजस्थान के लिए, क्योंकि पहले भी कई बार इन्वेस्टमेंट हुए हैं लेकिन अच्छी जो पॉलिसी है, उद्योग नीति अच्छी नहीं होने की वजह से कई बार वो चीजें अटकी हुई थी। अभी खास तौर पर जिक्र किया गया है नई खनिज पॉलिसी का, और एक दूसरी जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है पूरी सरकार का, सोलर एनर्जी यानी पावर सेक्टर, उसमें एकीकृत ऊर्जा की जो नई नीति है वो नई नीति लाई गई है। तो और ऐसी तमाम जो 10 नीति पर्यटन क्षेत्र की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, ऐसी तमाम जो 10 नीतियां हैं उनका जिक्र यहां पर किया गया है। और उन्हीं नीतियों की बदौलत जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिंगल विंडो की जो बात कही जा रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात जो कही जा रही है, ये तमाम चीजें तभी सफल होंगी जब एक पूरी जो नीति तैयार हो और उन पॉलिसीज के आधार पर वर्क शुरू हो। तो कहीं ना कहीं पहले नीति लाना, उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट समिट का होना, और अब जब इन्वेस्टर्स यहां पर आएंगे तो उनको ठीक तरह से, सही तरह से उनका जो माहौल के अनुरूप अगर चीजें मिल जाएं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है वो धरातल पर उतरेगा। चूंकि सरकार को पूरे 4 साल अभी शेष हैं, पहले साल में इतना बड़ा इवेंट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज को लेकर भी और तमाम इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आगे विभागों को टास्क दी जाएगी, डिपार्टमेंट्स को टास्क दी जाएगी, और जो प्रशासनिक अधिकारी उनको भी उनकी सुनिश्चितता तय की जाएगी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए और उनको सहयोग करें इन्वेस्टमेंट में। सौरभ, बिल्कुल ठीक बात कही आपने सुनील की रीति नीति बनना भी जरूरी है और उनका सही तरह से एग्जीक्यूशन धरातल पर होना भी बेहद जरूरी है। सुनील, अगर इस रीति नीति की बात करें तो ये आज की रीति नीति या आज की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो प्लानिंग है वो बहुत पहले ही कर ली गई थी। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो 10 साल पहले से ही यहाँ पर चाहे शिक्षा नीति हो या फिर स्टार्टअप्स के माध्यम से लोगों को स्किल्ड बनाया जा रहा था। और लगातार प्रधानमंत्री हर मंच से कहते हुए भी दिखाई दे रहे थे कि अगर रोजगार चाहिए तो खुद के अंदर वो कुवत, वो स्किल डेवलप करना बेहद जरूरी है कि आप अपने लिए स्वरोजगार जनरेट करें और लोगों को भी रोजगार दें। और उसी का परिणाम आज राइजिंग राजस्थान के माध्यम से उसी चीज को सफल बनाते हुए दिखाई भी दे रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको सुनील आप? सौरभ, बिल्कुल यही जो बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जो संदेश दे रहे थे स्किल डेवलपमेंट का भी, स्वरोजगार का भी, और एमएसएमई पर जो सबसे ज्यादा फोकस था वो इस नई नीति में जो देखने को मिल रहा है। और उसके लिए बाकायदा एक सेशन जो है, क्योंकि परसों पूरा जो दिन है राइजिंग राजस्थान में, वो भी एमएसएमई सेक्टर के लिए रहने वाला है। दूसरी तरफ जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब शपथ ली थी और दूसरी बार जब सेकंड मोदी 2.0 में जब सरकार में की शुरुआत हुई थी, तब स्टार्टअप योजना के लिए सबसे ज्यादा फोकस रखा गया था। उसके लिए बाकायदा अलग से बजट जो है, बजट में उसके लिए प्रावधान भी रखा गया था और युवाओं को इस स्टार्टअप के माध्यम से काफी प्रोत्साहित भी किया गया था। उसी का नतीजा है कि पिछले 10 साल में, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 साल में पूरे भारत में जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और सबसे ज्यादा स्टार्टअप है बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो उसमें भागीदार बने। चाहे आईआईटी की बात करें, आईआईएम की बात करें, और तमाम जो इस तरह के स्टार्टअप के बाद जो सक्सेसफुल लोग हैं वो राइजिंग राजस्थान में भी शामिल हो रहे हैं। चाहे जोमेटो की बात करें या फिर जो ओए रूम्स और इस तरह के जो कई सारे जो स्टार्टअप है वो सक्सेस हुए हैं। कई जो हजारों युवा हैं वो काम भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इकोनॉमी है उसको भी डेवलप किया गया है स्टार्टअप्स के माध्यम से। तो यहाँ पर पीएम मोदी का जो साफ संदेश यही था कि जो तकनीकी बढ़ रही है और किस तरह से स्टार्टअप के माध्यम से हम जो आर्थिक तरक्की कर सकते हैं उसका यहाँ पर जिक्र किया गया। और साथ ही साथ जब स्किल, क्योंकि जो पूरा जो फोकस है सरकार का, जब स्किल्ड लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो चीजों को करने में और जो पूरा एक बिजनेस का सेटअप है वहां पर स्किल, जो मैन पावर की कमी की वजह से कई बार राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में भी कई बार जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। तो जब स्किल सामने आती है और स्किल के साथ जब काम किया जाता है तो हर चीज आसान हो जाती है। तो यहाँ पर बात है। और उस स्किल पे लगातार सरकार पिछले 10 सालों में काम करती हुई भी दिखाई और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा फायदा अब जब निवेश यहाँ पर होगा राजस्थान में तो उसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग स्किल्ड होंगे, जल्द से जल्द उनको काम मिलेगा, रोजगार जनरेट होंगे। तो कई एक महती भूमिका और जिस तरह की बात अब लगातार राजस्थान सरकार कर रही है कि राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना चाहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको मूर्त रूप देने में एक महती भूमिका, ये तमाम तैयारी जो पिछले 10 साल में की गई वो देखने को मिलेगी। लाल सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, लगातार यही बात हो रही है कि रीति नीति अगर बढ़िया हो और सही सोच के साथ, सही विजन के साथ आगे बढ़ा जाए
तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और उसी रीति नीति को अगर आज राइजिंग राजस्थान में हो रहा है, और रीति नीति की अगर बात की जाए तो बीजेपी खासतौर पर प्रधानमंत्री का जो कुशल नेतृत्व है वो पिछले 10 सालों में यही दिखाता है कि किस तरह से एक नई शिक्षा नीति आती है, बात की जाती है कि स्किल्ड पर आधारित आपकी शिक्षा होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जाते हैं, लोगों को साक्षर भी बनाया जाता है और उनके हाथ में स्वरोजगार भी पकड़ाया जाता है। लाल सिंह, किस तरह से देखते हैं इस नीति को आप? देखिए सौरभ, इस बात को आपको समझना होगा कि विरासत और विकास की जिस समृद्ध परंपरा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम राज्यों में आगे बढ़ रही है, उसका उल्लेख जब पीएम मोदी ने किया, और देखिए जिस राजस्थान को लेकर हम गर्व करते हैं, राजस्थान के धरों का जिक्र उन्होंने किया, राजस्थान की झीलों का जिक्र उन्होंने किया, राजस्थान के फार्म से लेकर फोर्ट तक का जिक्र उन्होंने किया, तो ये जो समृद्धशाली परंपरा है जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, आखिर क्यों खास है राजस्थान? कोई निवेशक राजस्थान में क्यों निवेश करने आए? आइए आप राजस्थान में। क्यों खास है? क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान। आप आइए राजस्थान में, क्योंकि सबसे बड़ा रेल नेटवर्क 5 राज्यों में सबसे बड़ा नेटवर्क राजस्थान में है। आप आइए राजस्थान में, सबसे बड़ा सुदृढ़ रोडवेज का जो रोड नेटवर्क है, रोड का नेटवर्क है, वो राजस्थान में। आप देखिए सबसे बड़ा जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, उसका बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। तो ये तमाम जो अनुकूल परिस्थितियां हैं सौरभ, उसको लेकर कोई भी निवेशक के जहन में जो सवाल आता है कि मैं अपना उद्योग धंधा आखिर क्यों राजस्थान में स्थापित करूं, मैं क्यों आऊं यहाँ पर अपना व्यापार करने, तो तमाम अनुकूल परिस्थितियां आज राजस्थान की धरा पर मौजूद है। ऐसे में सीएम अजयलाल शर्मा ने जो साहसिक कदम उठाया कि पहले साल में इस समिट का निर्णय लिया, तमाम लोगों ने कहा, जब हमारी उनसे चर्चा होती थी, जिक्र किया, लोगों ने यह भी कहा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो, आप पहले साल में क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब तक सरकारों ने जो किया या तो तीसरे साल में, चौथे साल में किया है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनको पता था इस समय जिस तरह भारत ग्लोबली ताकत बनकर उभर रहा है, दुनिया के तमाम उद्योगपति आज भारत की तरफ आकर निगाह टिकाकर देख रहे हैं, राजस्थान का जिस तरह का माहौल बन रहा है, तमाम उद्योगपति जिस तरह राजस्थान में आना चाहते हैं और जो अनुकूल माहौल यहाँ बनता जा रहा है, उसको लेकर ये सीएम अजयलाल शर्मा जानते थे कि मुझे पहले साल में करना है, और यही वजह है उन्होंने पहले साल में बड़ा बीड़ा उठाया। और इसका परिणाम आप देख सकते हो, आज करीब 32 देश आज इसमें भाग ले रहे हैं। 18 कंट्री पार्टनर देश है जो आपके साथ जुड़ गए हैं, एमओयू साइन किए जा रहे हैं, 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बताती है किस तरह इस समिट को लेकर निवेशकों में उत्साह है, देश के तमाम व्यापारियों में उत्साह है। और देखिए खास बात देखिए सौरभ, जिस तरह तमाम उद्योग जगत की जो नामी चीन हस्तियों के संबोधन हुए और उन्होंने जिस तरह का जिक्र किया राजस्थान को लेकर, उन्होंने जिस तरह जिक्र किया राजस्थान की समृद्ध परंपरा को लेकर, उन्होंने जिस तरह जिक्र किया कि यहाँ किस तरह निवेश किया जा सकता है और किस तरह उसका फायदा मिल सकता है, तो ये बताता है कि जब उद्योगपति की धारणा राजस्थान को लेकर ये हो सकती है, तो कैसे आने वाले दिनों में राजस्थान में निवेश बढ़ेगा, पंख लगेंगे और विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में ये राइजिंग राजस्थान मील का पत्थर साबित होगा। और देखिए पीएम मोदी यही तो कह रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मेरा साफ विजन है राज्यों का विकास, देश का विकास। यानी कि अगर किसी राज्य का विकास होता है तो अपने आप में ही देश का विकास होता है। जब राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा तो विकसित भारत में अपने आप में वो एक अहम अध्याय लिखेगा। तो आप राजस्थान को विकसित बनाइए, भारत विकसित बनेगा। और वो कब बनेगा? जब आप युवाओं को रोजगार देंगे। वो कब बनेगा? जब आप स्किल्ड युवाओं को रोजगार देंगे। वो कब बनेगा? जब किसान को उसका फसल का सही मूल्य मिलेगा। वो सब कब बनेगा? जब मजदूर को उसके सपनों का आकार देने की व्यवस्था आप दे पाएंगे। तो किसान, मजदूर, महिला और युवाओं को जातियां मानकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। उसी विजन और मिशन को लेकर आज राइजिंग राजस्थान में जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर आप देखने को मिली सौरभ। बिल्कुल, और विजन और मिशन की लगातार चर्चाएं हैं, और एक चर्चा इस बात की भी है लाल सिंह की, ये बातें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको लेकर क्या इस कार्यक्रम के अंदर चर्चा हुई और किस तरीके से अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है तो उसको आगे लेकर जाया जाएगा? देखिए बिल्कुल ये बहुत खास बात है सौरभ, और ये दर्शकों को पता लगना चाहिए। आप देखिए हिंदुस्तान के राज्यों की बात कर लीजिए और राज्यों में जिलों की बात कर लीजिए। मैं राजस्थान का जिक्र करना चाहूं तो हर जिले में एक ना एक उत्पाद ऐसा है जो उसकी पहचान विश्व स्तरीय रखता है। चाहे आप नागौर की मेहंदी की बात कर लो, आप चाहे मकराने की बात कर लो या दौसा की खादी की बात कर लो, आप एक भी जिला आपको ऐसा नहीं मिलेगा राजस्थान में जिसका एक उत्पाद दुनिया में विश्व स्तरीय पहचान नहीं रखता होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन उत्पादों पर ध्यान नहीं दिया गया? आखिर उस कला का संरक्षण क्यों नहीं किया गया? आखिर सरकारों ने उस दिशा में वो प्रयास क्यों नहीं किए जो प्रयास करने चाहिए थे?
आप देखिए, अगर एक उत्पाद, एक नीति जो राजस्थान सरकार नई नीति लाई है, उसके तहत एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। और यही जिक्र पीएम मोदी ने किया है कि इस राइजिंग राजस्थान में उन सभी उत्पादों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उन उत्पादों की पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उन उत्पाद और कला को व्यवसाय से जोड़ने का काम किया जा रहा है, उस कला से युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है, उन उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान बनाने के कई एमओयू साइन किए गए हैं। आप देखिए, हम गाय की बात करते हैं, लेकिन क्या गाय के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए हमें जिस तरह प्रयास करने चाहिए वो प्रयास किए, वो प्रयास हो रहे हैं। आप देखिए, अगर काव यूनिवर्सिटी, गाय विश्वविद्यालय जैसे एमओयू साइन हो सकते हैं, यानी गाय को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म इसमें आपको राइजिंग राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे इस विजन को बताता है, सीएम भजनलाल शर्मा को इस विजन को बताता है कि कैसे हमको एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देना है। और यही वजह है सौरभ कि एक दिन पूरा एमएसएमई उद्योग को दिया गया है। और पीएम मोदी ने कहा भी है कि एमएसएमई उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था को कहां ले जा सकता है, विकसित भारत के सपने को साकार करने में एमएसएमई उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और यही वजह है कि एमएसएमई के तमाम जो सेक्टर हैं उन पर फोकस किया गया है। जी सर। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपको एक कुशल नेतृत्व मिलता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री और इस कार्यक्रम में आए, उद्घाटन उन्होंने किया, मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग में खुद जुटे रहे, मैराथन दौरे किए उन्होंने। अब ये कार्यक्रम क्योंकि इसी नेतृत्व के साथ अब सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ऐसे में मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, कल प्रवासी राजस्थानियों को लेकर कल पूरा दिन डेडिकेट किया गया है, तमाम व्यापारी संगठनों से, प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। कल का क्या कुछ डे प्लान रहने वाला है प्रवासी राजस्थानियों को लेकर, क्या कुछ अपडेट इस पे? देखिए सौरभ, इसको यूँ समझना होगा, क्योंकि हमें अगर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है तो हमारे प्रवासी राजस्थानी जिन्होंने अपने हुनर के दम पर देश दुनिया में खास पहचान बनाई, आज आप देखो राजस्थानी व्यवसाय का लोहा हिंदुस्तान के तमाम राज्य नहीं मानते हैं बल्कि दुनिया के कई देश मानते हैं। ऐसे में उन तमाम देशों में जब सीएम भजनलाल शर्मा गए, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मुंबई गया, दिल्ली गया उनके साथ, तो उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से कहा कि आप अपनी जड़ों से जुड़िए, आप अपने देश में तो आप व्यापार करिए, आप जहां भी आपका व्यापार वहां व्यापार करते रहिए, लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़िए, क्योंकि अपनी जड़ों से आप जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आपका व्यापार फलेगा फूलेगा और यहाँ भी फायदा मिलेगा। और देखो, इसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है सौरभ। आपने देखा होगा किस तरह तमाम प्रवासी राजस्थानी आज राजस्थान की धरती पर व्यापार करना चाहते हैं, अपने उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं। और यही वजह पूरा एक दिन प्रवासी राजस्थानियों के लिए दिया गया है, ताकि प्रवासी राजस्थानियों से चर्चा की जा सके, प्रवासी राजस्थानियों से जिक्र किया जा सके, उनकी समस्याओं को समझा जा सके और किन उद्योग धंधों को स्थापित करना चाहते हैं इस पर चर्चा हो सके। क्योंकि लगातार कई बार यह भी देखने को मिलता है कि प्रवासी राजस्थानी यहाँ आते हैं, लेकिन जब उनको लगता है अपने उद्योग धंधे स्थापित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो तस्वीर ना रहे, उस तस्वीर को बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, कुछ समय सीएम भजनलाल शर्मा का भी मूवमेंट होने वाला है और ये रस्सी इस बात की गवाह है कि अब वो आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से आपसे जुड़ूंगा, फिलहाल मेरे सहयोगी जब सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे तो उनसे हम बात भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह सीएम भजनलाल शर्मा की प्रशंसा की है, ये अपने आप में बताता है कि जिस तरह उनके कम कार्यकाल की प्रशंसा की है सौरभ, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह उनके सीएम के कार्यकाल को लेकर, सीएम के कार्यकाल को लेकर और पूरी भजनलाल सरकार को लेकर जो प्रशंसा की है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। ये बताता है कि सीएम भजनलाल शर्मा के विजन पर एक तरह से मोहर लगी है, क्योंकि इतने कम समय में ये समिट करने का साहस उन्होंने दिखाया है। इतने कम समय में जिस तरह राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लगातार यहाँ नए नए नवाचार किए जा रहे हैं और हाल ही में उपचुनाव में जिस तरह डंका बजाया है, वो अपने आप में ये बताता है कि सीएम भजनलाल शर्मा की तमाम नीतियों को मोहर लग रही है, जनता उनको स्वीकार कर रही है और जनता उनका साथ दे रही है और जनता उनके साथ है। जी सौरभ, बिल्कुल, और चाहे कितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी को बोलने का अधिकार है, और लगातार ये चर्चा का विषय बना रहा कि डबल इंजन की सरकार क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी। और वाकई में जो कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, जिसका फायदा अब राजस्थान को मिलने वाला है, वाकई में लगता है कि डबल इंजन की सरकार से एक बड़ा लाभ राजस्थान को मिलेगा और राजस्थान वाकई में विकसित राजस्थान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लाल सिंह, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिलहाल तस्वीरों में करके गया ना सुबह यार, देखिए राजस्थान में जिस तरह की अपार संभावनाएं हैं, निवेश को लेकर के, औद्योगिक विकास को लेकर के, राजस्थान जिन संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार के साथ में उस विषय को रखा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान के संभावित निवेश को लेकर के जिस तरह से निवेशकों से आग्रह किया है, और जिस तरह से सभी इंडस्ट्री कैप्टन्स ने भी, जिस तरह से कॉरपोरेट कैप्टन्स ने भी जिस तरह से राजस्थान के लिए
अच्छे शब्दों में आग्रह किया है। कुमार मंगलम बिरला साहब ने, आनंद महिंद्रा साहब ने, अनिल मित्तल जी ने जिस तरह से राजस्थान में अपने निवेश के कमिटमेंट को दोहराते हुए दूसरे लोगों से भी राजस्थान में निवेश करने का आग्रह किया है, मैं ये मानता हूं कि इस बार इस राइजिंग राजस्थान में सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएंगे और किसी भी स्टेट द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टर समिट में सर्वाधिक एमओयू अगर किसी प्रदेश में होने का कीर्तिमान बनेगा, वो राजस्थान के माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हुए इस राइजिंग राजस्थान समिट से बनेगा। देखिए निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में कभी जिस तरह से लोगों का उत्साह और उत्सुकता राजस्थान को लेकर के वो राजस्थान की संभावनाओं के साथ में मैच होता है, जेल होता है और निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारा नया निवेश राजस्थान में आने वाला है। राहुल गांधी जी ने आज संसद भवन में एक नए तरीके का नायाब तरीके से किसी को चेहरे पे अडानी जी बैठा दिया, किसी को पहना दिया मोदी जी, और इस तरह का प्रोटेस्ट किया, कैसे देखते हैं? देखिए मैं ये मानता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सारे प्रोटेस्ट करने से पहले उन्होंने जहां उनकी सरकारें हैं कुछ ही प्रदेशों में बची हैं और शायद मुझे लगता है थोड़े दिन बाद में जो है वो विलुप्त भी होने वाली हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में थी कभी या आज हैं उन प्रदेशों में किस तरह से उनके मुख्यमंत्री और उनकी सरकारें उन सब लोगों के जिनके चेहरे दिखाने की वहां कोशिश कर रहे हैं, उनकी जी हजूरी करते हुए, उनकी मिजाज पुरसी करते हुए दिखाई देते हैं, उनको जिस तरह से इंसेंटिव देते हैं पहले उसके ऊपर बातचीत करना चाहिए। एक बार पीछे हो जाओ। तो अलग अलग रिएक्शन और इस समय सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने पूरे राइजिंग राजस्थान के इस आज उद्घाटन कार्यक्रम पर अपनी बात रखी। सीएम भजनलाल शर्मा और आपकी सरकार की प्रशंसा की है कि इतने कम समय में ऐसे जन कल्याणकारी आप योजना ला रहे हैं, वो विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी का आज का जो उद्बोधन था, जब से उन्होंने उद्बोधन देना प्रारंभ किया होगा बहुत लंबा अरसा बीत चुका, लेकिन इतना खुल करके वास्तविक धरातल पर रखते हुए दिल खुश करके जो उद्बोधन दिया और राजस्थान सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के खुले मन से जो प्रशंसा की है वो आप सब ने देखी है। आप मीडिया के भाई लंबे समय से ऐसे उद्बोधनों को नोट करते रहे, देखते रहे, कोट करते रहे, 1 to 1 किया है, लेकिन ऐसा उद्बोधन जिसमें खुले रूप से जो काम कर रहा उसकी प्रशंसा करनी, राजस्थान का उज्जवल भविष्य बताना, राजस्थान में हर तरह का जो पोटेंशियल है उसको बताना और ये कहना कि राजस्थान हिंदुस्तान के अग्रणी प्रदेशों में बढ़ेगा और विशेष रूप से टूरिज्म सेक्टर में है, माइंस सेक्टर में है, जितने भी सेक्टर है उन्होंने आज जो उद्बोधन दिया उस उद्बोधन से लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान में जो हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में और भजनलाल जी का जो कमिटमेंट है उसको उन्होंने देखा है, परखा है और उसी लिहाज से आज उन्होंने खुलकर अपना उद्बोधन दिया है। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व और प्रधानमंत्री का उद्बोधन किस तरह से ऊर्जावान रहा उस पर अपनी बात रखी मंत्री जोगाराम पटेल ने और लगातार तमाम रिएक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख पा रहे हैं राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हर अपडेट। अभी 2 दिन ये कार्यक्रम अभी और चलने वाला है। आज उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है इस कार्यक्रम का और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी गेट से बाहर आएंगे। और लगातार पल पल की अपडेट हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार और सुनील यादव दोनों इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं। सुनील हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। सुनील, इस समय बात हो रही है स्पीड, स्ट्रेंथ और स्केलिंग की बात हो रही है। किस तरह से देख पा रहे हैं आपको तीनों के लिए? क्या राजस्थान तैयार है और क्या पहले से तैयारी की गई इसके लिए और आज ये भव्य आयोजन किया गया? बिल्कुल सौरभ, देखिए कि ये एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। ये साल भर जिस तरह से जब बागडोर संभाले थे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, तो शायद संभवतः पहला सपना वाकई में ये होगा कि राजस्थान को विकसित किस तरह से बनाया जाए
और उसके लिए जब अपने ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोगों से, उद्योग से जुड़े लोगों से जब बातचीत की जाती है, तो उसी बातचीत में निकल कर आया था कि राजस्थान में उद्योग के लिए बहुत सारी संभावनाएं, उन संभावनाओं को सही आकार देने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 3S की आप लगातार बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये एक दिन की बात नहीं है। अभी जिस तरह से जो शुरुआत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसको बहुत जल्द हम इसका जो साकार रूप है वो भी हमें देखने को मिलेगा। और जिस राजस्थान की कल्पना सरकार के द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के सहारे वो कल्पना जरूर पूरी हो सकेगी, क्योंकि अगर इसी तरह की इच्छा शक्ति और इसी तरह का अगर सीरियसनेस सरकार के साथ साथ विभागों में रही, तो जरूर वो चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर खासतौर पर लगातार सभी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सरकार से जुड़े हुए लोग भी यही कह रहे हैं कि हम इस सभी एमओयूज को जो धरातल पर उतारेंगे, इसके लिए एक पूरी तैयारी की गई है। हमें उस तैयारी को समझना होगा। एमओयू हर सरकार में होते हैं, लेकिन तैयारी क्या अलग से की गई वो देखना होगा। क्योंकि जब राइजिंग राजस्थान आ रहा था, तो इससे पहले ये देखा गया कि एमओयू पहले भी हुए हैं, वो पूरे क्यों नहीं हो रहे। जब इस चीज की स्टडी की गई, तो पता चला कई सारी ऐसी जो नीतियां हैं जो उद्योगपतियों को परेशान करती हैं या उद्योगपतियों के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जिससे बिजनेस धरातल पर उतरना संभव नहीं हो पाता है। भजनलाल शर्मा ने अपनी टीम से इस चीज को जब इसकी स्टडी करवाई, इसको रिपोर्ट्स तैयार करवाई, तो देखा होगा पिछले कई महीनों से लगातार इस पर काम चल रहा है। और रिपोर्ट्स में यही पता चला कि कई सारे बदलाव करने की हमें जरूरत है। अगर राजस्थान में उद्योग धंधे लाने हैं, तो कई जो बदलाव है वो भी यहाँ पर करने होंगे। पिछली कैबिनेट बैठक में नई जो नीतियां हैं जो उद्योग धंधों को बढ़ावा दे सकती हैं, उन नीतियों को मंजूरी दी गई। करीब 10 नीतियां हैं जो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहां पर राजस्थान में उद्योग लाने के लिए बहुत ज्यादा जो भागीदार हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो एक रोल है वो प्ले करेंगी। जिसमें खास तौर पर जो, क्योंकि दो बड़े सेक्टर हैं जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल रखते हैं, एक माइनिंग और मिनरल्स, उसके लिए नई खनन नीति लाई गई, और दूसरी तरफ पावर सेक्टर का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उसके लिए एक नई प्रदेश एकीकृत ऊर्जा नीति लाई गई। ये दोनों, इसके अलावा पर्यटन नीति भी यहाँ पर लाई गई, क्योंकि राजस्थान में बड़ी संख्या में, कई करोड़ों में हर बार जो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट हब है उनको किस तरह से जो एक बिजनेस सेटअप में तैयार किया जाए, किस तरह से उनका जो ज्यादा से ज्यादा उपयोग इकोनॉमी में ले सकते हैं, वो यहाँ पर तैयार किया गया है। और सौरभ, आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा नीति में कई लाखों में जो एमओयूज है वो हुए हैं, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। शिक्षा नीति के तहत जो युवा हैं उनको स्किल किया जाएगा, और जो हमें जो स्किल्ड लेबर हो या स्किल जो कामगार होंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है उस पर फर्क पड़ता है। तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग और जो ब्रांडिंग है, इन तमाम चीज़ों में जो है स्किल की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं अगर स्किल बेस्ड जो एजुकेशन होगी, तो उसका फायदा सीधे तौर पर इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट है उन पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे जो खासा फोकस है एमएसएमई और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि अगर एक संतुलित जो बाजार डेवलप करना है किसी प्रदेश में या देश में, हर जिले का विकास होना बेहद जरूरी है। और भारत ऐसी जगह है, और उसमें राजस्थान भी, जहां पर हर जगह की एक अपनी अलग पहचान है, उसकी एक अलग विशेषता है। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एक जो उसकी पहचान वाले प्रोडक्ट तैयार किए जाएं, कोई एक ऐसा बिजनेस जो उस क्षेत्र के लिए काफी प्रचलित है, वो अगर उसको प्रमोट किया जाए, उसको जीआई टैग दिलवाया जाए और वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। ऐसा दुनिया के कई देशों में देखा गया। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर कल्पना की बात करें, तो सौरभ, ये जापान से शुरुआत हुई थी। वहां पर जो आर्थिक विकास को उन्नति देने के लिए कुछ हद तक जापान उसमें सफल भी हुआ था। और चूंकि हर एक चीज पुराने एक्सपीरियंस से आगे तक वो पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं ये एक गहरा अध्ययन जो है वो सामने आता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो कल्पना है वाकई में बेहद जो महत्वपूर्ण जो है वो होने वाली है, क्योंकि हर क्षेत्र की जो पहचान मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूँ, तो भरतपुर में कोई जगह है कि भुसावर का अचार, इसी तरह से कई जगह जो एक जो खासियत रखती हैं, उनको किस तरह से देश में और विदेश में पहचान दिलवाई जा सकती है। और उस पहचान के साथ अगर उसको जो जीआई टैग, उसका जो एक लाइसेंस जो मिलेगा और उस डिस्ट्रिक्ट की वो पहचान बन जाएगी कि यहाँ पर यहाँ संभावना है, तो इन्वेस्टर्स हैं उसका रुख करेंगे। उसके बाद में प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी मार्केटिंग की जाएगी, उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, तो वो चीज विश्व में विख्यात होती है। और इसी तरह से एक बिजनेस का सेटअप होता है। इससे जो लोकल जो लोग हैं उनको बिजनेस मिलता है, उनको
उनको रोजगार मिलता है, दूसरी तरफ स्वयंसेवी संस्थाएं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, कई लोगों को रोजगार देती हैं और उन संस्थाओं को इस तरह के राइजिंग राजस्थान के हम जो जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं ऐसे लोगों को यहाँ से आर्थिक सहायता भी मिले, उनके योगदान से, उनके सहयोग से गति मिलती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि गति के साथ प्रतिभा को और सक्षम बनाने का काम राइजिंग राजस्थान के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे में जो आप जिक्र कर रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारियों को ज्वाइन करवाया गया है राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम से, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों से उनको कोई समस्या आती है तो उनका समाधान वो सीधे तरीके से कर पाए। आईएएस अधिकारी है जिनको ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरह का रोड मैप बनाया गया है? बिल्कुल सौरभ, जो टॉप आईएएस जो हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी और पिछले दिनों देखा होगा जब प्री समिट जब आयोजित हो रही थी तब यहाँ से जो कई सीनियर आईएएस हैं और जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के जो आईएएस हैं उनको फॉरेन ट्रिप है वो भी करवाई गई थी। वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मीटिंग करवाई गई थी और क्या इन्वेस्ट वो करना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहता है उसकी एक जो तालमेल के लिए कई आईएएस को भेजा गया था और वो यही देख के आए थे और उनसे समझ कर भी आए थे कि किस तरह से हम आपका सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये ग्राउंड पर भी दिखा और आज जब पूरे राइजिंग राजस्थान की बात की जा रही है तो हर क्षेत्र में हर एक इन्वेस्टर के साथ एक जो आईएएस की, एक प्रशासनिक अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट्स की जो टीम है वो लगाई गई है। वो टीम ये तय करती है कि किस जो प्रस्ताव है उनको किस तरह से जो अमल में है वो लाया जाए और उस जो प्रस्ताव के आधार पर जो एक जमीन जो है वो तैयार की जाए ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, क्योंकि सरकार सिर्फ इस तरह के जो आयोजन कर सकती है और तमाम जो इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पर इनवाइट कर सकती है, उनको एक मंच दे सकती है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह से जो अपना जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रशासनिक इकाइयां तय होती हैं। प्रशासनिक अधिकारी ये तय करते हैं कि इसका आधार क्या होगा, किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट को सेट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी इच्छा शक्ति और उसकी समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली टास्क, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक एजेंसी हम कह सकते हैं फ्री हैंड आईएएस को दिया गया है। आईएएस तमाम उन लोगों को संभालेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जो राजस्थान में जो आगे बिजनेस को सेटअप करके राइजिंग राजस्थान की कल्पना हो रही है वो किया जा सकता है। और अभी मैं एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, बताया सौरभ आपको, और यहाँ पर अभी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि तमाम जो इन्वेस्टर के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों का भी यहाँ पर फोकस है। ये फोकस सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको इन्वाइट किया गया है, ये इसलिए कि बाकी प्रदेशों के लिए जो है वो भी ये एक एग्जाम्पल पेश होगा राजस्थान का, और किस तरह से जो राजस्थान ने ये इतना बड़ा जो इवेंट है वो आयोजित करवाया, इसके पीछे किस तरह की जो कहानी है और इसका आगे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि ये एक या 2 साल की चीज नहीं, भविष्य के कई सालों को लेकर 2047 के विजन के साथ इस तरह की जो डॉक्यूमेंट, इस तरह की जो इवेंट्स है वो तैयार किए जाते हैं। और अगर जिस तरह से जो एमओयू साइन हुए हैं, सरकार की इच्छा भी है और ये वाकई में अगर जो धरातल पर उतरने की बात हो रही है तो ये अपने आप में काफी विशेष चीज होगी। कई जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इन चीज का फायदा मिलेगा, और उसमें खास तौर पर क्योंकि हर एक छोटे पहलू पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। जहां पर बड़े सेक्टर हैं, ऊर्जा, खनन, इन चीजों पे तो है ही, बड़ा निवेश आएगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथ ही साथ संतुलित विकास, जिसको एक बैलेंस डेवलपमेंट कहा जा सकता है, उसके लिए एमएसएमई की जो कल्पना है, एमएसएमई पर फोकस रखना एक प्रधानमंत्री का जो शीर्ष पद पर बैठा है उस इंसान का। और साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री भी एमएसएमई जैसी बात पर बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर अगर इतना खासा जोर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास की जो एक प्लेटफॉर्म है वो भी तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अगर क्षेत्रीय चीजें, डिस्ट्रिक्ट के उत्पाद अगर बढ़ेंगे तो उस जिले से जुड़े जो तमाम लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलेगा। इससे एक जो सामाजिक है, सामाजिक विकास भी जो यहाँ पर तैयार होगा। क्योंकि समाज में जब आर्थिक उन्नति आएगी तो कहीं ना कहीं जो एक हैप्पीनेस है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ तमाम चीजों का ध्यान दिया गया। एक जो राइजिंग राजस्थान के तहत मुझे लगता है कि पूरा जो तमाम तरीके से जो राजस्थान का विकास हो, ना सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि आर्थिक, सामाजिक और जो इकोनॉमिक जो
चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर डेवलपमेंट है वो ध्यान में रखते हुए ये पूरा इवेंट करवाया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो छोटी छोटी बातें निकल कर आ रही हैं, पर्यटन को ध्यान में रखा गया है, छोटी छोटी जगह की जो ऐतिहासिक जगह है उनको डेवलप करने की बात कही जा रही है, किस जगह पर कौन सा जो पर्यटन के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, कहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं वो तलाशी जा रही हैं, कहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है, छोटी सी छोटी जगह पर पत्थर है, कोई खाने की चीज़ है, कोई जो फैब्रिक है, हर एक बारीकी के पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। किस तरह से जो लोकल लोग अपनी संस्था बनाकर जो अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया गया है। और दूसरी तरफ क्योंकि तमाम जब क्षेत्रों की बात करें, हर एक समाज की बात करें, तो फिर मैं युवाओं पर आना चाहूँगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप जैसी कल्पना करना और उसके लिए न सिर्फ बोलना बल्कि सहायता करना। बिल्कुल सुनील, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि चौतरफा विकास को ध्यान में रखते हुए राइजिंग राजस्थान का जो है ये आयोजन किया गया है और भव्य आयोजन हुआ है, उद्घाटन हुआ है और ये आगे जाकर सफल भी होगा। और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए। और